तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के अपनी क्लास को। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। एज यू नो दैट मनी और बैंकिंग नाम की सीरीज चल रही है जहां पे हम अपने यूनिट नंबर 1 मनी के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज मनी की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मनी। बट आज की इस क्लास में आपको मैं 3 टाइप्स ऑफ मनी के बारे में बताऊंगा कि तीनों टाइप के मनी कौन कौन से होते हैं। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीगल टेंडर और ऑप्शनल मनी क्या होता है। तो जरा समझो ये लीगल टेंडर मनी क्या है, ये ऑप्शनल मनी क्या है। भाई लीगल 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 वर्ड सुनते ही माइंड में आया कानून, क्योंकि लीगल का मतलब क्या होता है, कानूनी या कानून। यस बेटा, ऐसा पैसा जिसको सरकार द्वारा इशू किया गया है, सरकार द्वारा जारी किया गया है और कानून के चलते मतलब और कानूनी रूप से हर किसी को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा कानून में लिखा हुआ है कि अगर आप सरकार के द्वारा जारी किए गए पैसे को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके द्वारा जारी की गई करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपके खिलाफ केस किया जा सकता है। तो ऐसा पैसा जिसको सरकार द्वारा इशू किया गया है और कानूनी रूप से लीगली हर किसी को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कोई भी उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। अगर एक्सेप्ट करने से मना किया तो आपके खिलाफ केस हो सकता है, उसको बोलेंगे लीगल टेंडर मनी। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि जैसे कि इस समय मान लो मेरी जेब में ये 50 रुपये का नोट है। मान लो आपसे मैंने कुछ सामान परचेज किया, मेरे को बहुत भूख लग रही है और आपसे मैंने मोमोज खरीदे, ला बेटा मोमोज लिया। अब आप मोमोज लेके आए तो मैं आपको पेमेंट करूंगा कि ये लो भाई साहब 50 रुपये लो, पेमेंट लो। अब अगर आप ये बोलते हो कि नहीं नहीं ये 50 का नोट हम नहीं खरीदेंगे, हम 50 का नोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं हमें 50 का नोट नहीं चाहिए, आप कोई और करेंसी पेमेंट करो, आप कुछ और पेमेंट करो, नहीं हम भारतीय सरकार का, हम गवर्नमेंट का ये पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 50 रुपये का नोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस आपने नोट एक्सेप्ट करने से मना किया, मैंने आपकी बना ली वीडियो, इकोनॉमिक्स तो मैं जानता ही हूँ, और मैंने आपके खिलाफ केस कर दिया कि आप सरकार के नोट को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो। अब आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आप सरकार के द्वारा जारी किए गए नोट को मना कर रहे हो। इट मीन्स एक तरीके से आप सरकार की बेइज्जती कर रहे हो, आप सरकार पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हो। आज आपने मना किया है, कल को बहुत सारे लोग मना करेंगे, ऐसे तो सरकार की कोई देश के अंदर वैल्यू नहीं होगी। सरकार के द्वारा जारी किए गए नोटों के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा, इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो भाई ऐसा पैसा जिसको सरकार द्वारा इशू किया गया है, फिर चाहे वो सरकार द्वारा जारी किए गए कॉइन्स हो चाहे वो नोट हो, उसको लीगली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बताऊं, अभी कुछ टाइम पहले 1 रुपये का छोटा वाला कॉइन, जो 1 रुपये का छोटा वाला कॉइन आता है, पता नहीं आपके एरिया में ऐसा था कि नहीं था, लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे 1 रुपये के छोटे वाले कॉइन को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, कि बोलते थे 1 रुपये का छोटा वाला कॉइन नकली है, 1 रुपये का छोटा वाला कॉइन ये बेकार है। आपको पता है अगर आप 1 रुपये के छोटे वाले कॉइन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कोई केस कर सकता है। लेकिन वही वाली बात है, लोग इतने अवेयर नहीं है कि ठीक है एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई तो दूसरा कॉइन ले ले, लेकिन आप उस इंसान के खिलाफ केस भी कर सकते हो। मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, हरियाणा में मैं इस समय गया था, ठीक है, मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो हरियाणा में मेरा सेंटर पड़ा था। हरियाणा में जब मैं एग्जाम देने गया तो वहाँ पे मैंने किसी शॉप पर पेन खरीदा, जब मान लो पानी की मैंने बॉटल परचेज करी, तो मैंने उनको पेमेंट 10 रुपये के कॉइन में करनी चाहिए, या मान लो मैंने 5 रुपये के कॉइन में पेमेंट करनी चाहिए। वहाँ के शॉपकीपर ने मुझे मना कर दिया कि यहाँ पे 10 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का नहीं चलता। दैट इज़ ट्रू, वहाँ पे ऐसा हुआ मेरे साथ, ये सोनीपत के आसपास की बात है। तो इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, वो सरकार के द्वारा इशू किए गए कॉइन्स और नोट को लेने से मना कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी केस हो सकता है। अगर उनके कोई वीडियो बना दे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो याद रखना, सरकार के द्वारा इशू किए गए नोटों को या कॉइन्स को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। मैं एक बार बैंक में गया था और मैं 10-10 के बहुत सारे नोट थे और मैं 10-10 के नोट जमा करने गया, तो बैंक वाले ने मुझसे ये नहीं बोला, मतलब वो एक बार गुस्सा हो गया कि भाई इतने सारे 10-10 के नोट लिया, मैं बैठ के मशीन में गिनता रहूँ, लाइन लंबी लग रही है।
लेकिन बैंक वाला मना नहीं कर सकता था, क्योंकि बैंक वाले को पढ़ा लिखा उसको पता है कि मैं सरकार द्वारा इशू किए गए 10 रुपये 20 रुपये के नोट को इस कस्टमर से लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा मना करूंगा तो कस्टमर मेरे ऊपर केस कर सकता है। तो याद रखना, आप भी कभी किसी भी कॉइन को या नोट को एक्सेप्ट करने से मना मत करना। अगर सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा हुआ और उसने आपकी वीडियो बना ली तो बेटा जेल में बैठ के चक्की पीसना, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी टाइप के मनी को बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। तो क्या बोलता है, मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस और डेट, कि किसी भी गुड्स और सर्विस की पेमेंट करनी हो या कोई भी डेट उधार चुकाना हो, तो आप जिस मनी को लीगली कानूनी रूप से यूज करोगे उसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर मनी दो टाइप का होता है, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और बच्चों एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब ये क्या होता है बेटा, ऐसा लीगल टेंडर मनी सरकार के द्वारा जारी किया गया ऐसा पैसा जिसको आप केवल एक लिमिट तक ही एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद आप चाहो तो एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हो। भैया अभी तो आपने बोला कि सरकार के पैसों को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते, लेकिन रुको, कुछ पैसा ऐसा है जिसको आप एक लिमिट तक ही एक्सेप्ट करोगे, उस लिमिट के बाद आप एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हो, उसको बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। जैसे कि कॉइन्स, कॉइन्स को आप चाहो तो केवल एक लिमिट तक एक्सेप्ट करो, एक लिमिट के बाद आप सामने वाले को बोल सकते हो कि भाई मुझे पेमेंट अब कॉइन्स के अंदर मत कर। फॉर एग्जांपल मुझे आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं, तो अब क्या आप मेरे को 1 लाख रुपए की पेमेंट 10-10 के कॉइन में करोगे? क्या आप मेरे को 10,000 कॉइन पे करोगे और फिर मैं उसको एक्सेप्ट भी कर लूंगा? 10,000 कॉइन एक्सेप्ट थोड़ी करूंगा भाई मैं। फिर आप बोलोगे आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, आप 10,000 कॉइन को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। लेकिन कॉइन वाले केस में ऐसा नहीं है। कॉइन वाले केस में मैं पेमेंट एक लिमिट तक ही एक्सेप्ट करूंगा, एक लिमिट के बाद एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कॉइन्स के ऊपर पूरा देश में कानून है, एक्ट है, और उस एक्ट में लिखा है कि आप 1,000 रुपए तक के कॉइन एक्सेप्ट करोगे। 1,000 रुपए तक के अगर बाद कोई कॉइन पे करे तो आप उसको मना कर सकते हो, लेकिन अगर कोई आपको 1,000 की पेमेंट कॉइन्स में करता है तो आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आफ्टर 1,000 आप उसको रिफ्यूज कर सकते हो। तो कॉइन को क्या बोला गया? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लेकिन जो हमारे देश में नोट है, नोट में तो आप किसी भी टाइप की पेमेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति नोट के अंदर पेमेंट करता है तो चाहे वो 1 लाख की हो 10 लाख की हो, आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको नोट को अनलिमिटेड एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन कॉइन्स को एक लिमिट में ही एक्सेप्ट करोगे। दैट इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। एग्जाम्पल इंडिया में कॉइन्स। और पेपर नोट क्या है हमारे बच्चों? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अगर एक लिमिट के बाद आप कॉइन एक्सेप्ट नहीं करते, आप रिफ्यूज करते हो, तो आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप नोट को रिफ्यूज करते हो कि भाई मैं नोट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, चाहे वो नोट कितने के भी हो, तो याद रखना आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। स्वयं आपको आ गया। दैट इज लीगल टेंडर मनी, जिसको हम लोग बच्चों फैट मनी भी कहते हैं। और लीगल टेंडर मनी में केवल 2 बातें आती है। एक तो आता है कॉइन्स, बिकॉज सरकार कॉइन्स इशू करती है और सरकार पेपर नोट इशू करती है। तो कॉइन्स और नोट बच्चों क्या होते हैं? लीगल टेंडर मनी। बट वी टॉक अबाउट नॉन लीगल टेंडर मनी, तो ऐसा पैसा जिसको सरकार ने इशू नहीं किया, जिसको सरकार ने जारी नहीं किया, हम उसको ट्रांजैक्शन में लेके आ रहे हैं, हम उससे सेल परचेस कर रहे हैं, हम उससे लेन देन कर रहे हैं, लेकिन उसको सरकार ने इशू नहीं किया। उसको एक्सेप्ट करना आपकी लीगल जिम्मेदारी नहीं है। आपकी इच्छा है तो एक्सेप्ट करो, आपकी इच्छा नहीं है तो एक्सेप्ट मत करो। लीगली आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसे बोलते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। एग्जाम्पल के रूप में चेक। अगर कोई व्यक्ति मेरे को पेमेंट चेक में दे, तो चेक वाले केस में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि चेक को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। नहीं, चेक एक नॉन लीगल टेंडर मनी है। चेक को सरकार ने जारी नहीं किया, सरकार ने नहीं बोला एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो चेक वाले केस में वो मेरी इच्छा है, मैं एक्सेप्ट करूं या मैं एक्सेप्ट ना करूं। मैं सरकार से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं कानून से बंधा हुआ नहीं हूं। दैट इज नॉन लीगल टेंडर मनी। दूसरा एग्जांपल बच्चों, आपने कभी सुना होगा डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, डीडी बोलते हैं। तो डीडी भी आपकी इच्छा है, एक्सेप्ट करो या ना करो वो आपकी इच्छा है।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रॉमिसरी नोट्स, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के उनको पता होगा कि ये भी एक तरह के टाइप्स ऑफ मनी है। तो इनको आप एक्सेप्ट करो या आप एक्सेप्ट ना करो, आपकी इच्छा है, लीगली आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो क्या बोलता है इसको बच्चों हम लोग फिड्यूशरी मनी भी कहते हैं। बेटा फिड्यूशरी का मतलब होता है ट्रस्ट, फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है ट्रस्ट, इसका मतलब होता है विश्वास। तो उसका कहने का मतलब ये है ये आप तब ही एक्सेप्ट करना जब आपको दूसरे के ऊपर विश्वास हो। ये मनी विश्वास के ऊपर चलता है, ये मनी ट्रस्ट के ऊपर चलता है। मैं सामने वाले को जानता हूं तो मैं उसका चेक एक्सेप्ट करूंगा, मैं उसका डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट करूंगा। जब मैं सामने वाले को जानता ही नहीं तो वो मेरी इच्छा है मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो ये वो मनी है जो ट्रस्ट के बेस पे चलता है, जो चेक वगैरह है कि आप किसी भी अनजान आदमी का चेक ले लोगे, नहीं लोगे ना भाई। मैं तो किसी भी अनजान आदमी का चेक नहीं लूंगा, उसको मैं नहीं जानता। दैट इज नॉन लीगल टेंडर मनी। तो बोलते हैं रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन लीगली पर्सन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। पर्सन बना हुआ नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। एग्जाम्पल पे चेक हो गए, बैंक ड्राफ्ट हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, हम लीगली बंधे हुए नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, हमारे पास कोई लीगल प्रेशर नहीं है। ये हमारे लिए ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है एक्सेप्ट करो या ना करो। दैट्स वाई इसको ऑप्शनल मनी कहा गया, क्योंकि आपकी ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन है, ये आपकी इच्छा है एक्सेप्ट करो या ना करो। तो उसको नॉन लीगल टेंडर मनी बोल लो, ऑप्शनल मनी बोल लो या फिड्यूशरी मनी बोल लो। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से वीडियो पॉज करके आप चाहो तो उसको नोट भी कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, ओके। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने सेकंड टाइप की ओर, दैट इज कॉमोडिटी मनी वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव मनी। अभी पहले समझते हैं ये क्या होता है। कॉमोडिटी मनी को अपन लोग फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं। बेटा ऐसा पैसा जो किसी वस्तु से बना है, वस्तु को मतलब है मेटल है, तो ऐसा पैसा जो किसी सर्टेन टाइप के मेटल, किसी विशेष प्रकार के मेटल से बना है, उसको बोला गया है कॉमोडिटी मनी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो वो पैसा जो गोल्ड से बना है या जो सिल्वर से बना है उसको बोलते हैं कॉमोडिटी मनी। अब जरा इसको समझने के लिए एक बात और समझो। बेटा एक मनी में दो टाइप की वैल्यू होती है। बेटा एक मैंने बोला मनी वैल्यू, मैंने क्या बोला मनी वैल्यू। बेटा मनी वैल्यू को अपन लोग आप चाहो तो फेस वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। और बच्चों एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, मैंने क्या बोला इंट्रिंसिक वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू को आप चाहो तो कॉमोडिटी वैल्यू भी बोल सकते हो। अब दोनों में अंतर क्या है, मेरी बात सुनो। बेटा मान लो मेरे पास एक ये कॉइन है, इस कॉइन, ये मान लो कॉइन है मेरे पास, और ये कॉइन बच्चों मान लो बना है सिल्वर। किसका बना है? ये सिल्वर का बना है, और इसके ऊपर लिखा है 2 रुपए। कितने रुपए? 2 रुपए। अब मेरी बात सुनो बेटा, जो उसके ऊपर छपा हुआ है, जो उस कॉइन के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है, अगर उस पर लिखा है 2 रुपए तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई? 2 रुपए। अगर इस पे लिखा होता 20 रुपए तो उसकी फेस वैल्यू होती 20 रुपए। इस पे लिखा होता 50 रुपए, जो लिखा है दैट इज कॉल्ड मनी वैल्यू और फेस वैल्यू। लेकिन अभी क्योंकि सिल्वर का बना है तो इसमें कितने रुपए का सिल्वर लगा, भले इस पे 2 रुपए लिखा है, लिखने को 50 लिख दूं, लेकिन जितने भी सिल्वर का बना वो सिल्वर कितने रुपए का लगा है, तो इसमें जो सिल्वर, जो उसकी कॉमोडिटी वैल्यू है कि इसमें वस्तु कितने रुपए की लगी है। मान लो इस पे लिखा 2 रुपए है, लेकिन इसको बनाने में सिल्वर जो है वो सिल्वर केवल 1 रुपए का लगा है, तो 1 रुपया क्या हो गया उसकी कॉमोडिटी वैल्यू, और 2 रुपए क्या हो गया उसकी मनी वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैल्यू। जैसे कि मेरी बात सुनो, आप और एग्जांपल देखो। मान लो इस नोट पे लिखा है 50 रुपए। कितने रुपए? 50। तो जो इस पे 50 लिखा है वो क्या है? इसकी फेस वैल्यू। लेकिन क्या एक्चुअल में इतना सा कागज का टुकड़ा, इसको प्रिंटिंग हुई, क्या वास्तव में इसको बनने की लागत, इसकी कॉस्ट 50 रुपए आई होगी? नहीं, इसकी कॉस्ट बनने की काफ़ी कम आई होगी। जरा सा पेपर है, थोड़ा प्रिंटिंग वगैरह है, तो बनने की कॉस्ट तो कम आई, लेकिन लिखा ज़्यादा है। तो याद रखना, जो बनने की कॉस्ट आई दैट इज कॉमोडिटी वैल्यू, जितने का सिल्वर लगा कॉमोडिटी वैल्यू, और जितना उस पर लिखा है फेस वैल्यू। अब मेरी बात सुनो, ऐसा कॉइन या ऐसा मनी जहां पर कॉमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर हो, मतलब जितने का उसके अंदर मेटल है उतना ही उसके ऊपर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो गोल्ड कॉइन है
और उस गोल्ड कॉइन में अगर उस गोल्ड कॉइन की वैल्यू निकालूं तो उस गोल्ड कॉइन की वैल्यू 1000 रुपए है, कि मान लो वो कुछ ग्राम गोल्ड है और उतने ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1000 रुपए है और उस पर लिखा भी 1000 है, मतलब जितनी उसकी कॉमोडिटी वैल्यू उतनी ही उसकी फेस वैल्यू। बड़ा इसी टाइप के मनी को बोलते हैं कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी वो होता है जो किसी विशेष प्रकार के मेटल लाइक गोल्ड या सिल्वर से बना है, और ऐसे केस में क्या होता है, जो फेस वैल्यू होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल होती है, मतलब जितने का उसके अंदर मेटल लगा, जितने की वस्तु बनी उतना ही उसके ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज कॉमोडिटी मनी, या फिर हम इसको फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं, जहां पर मनी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है, कॉमोडिटी वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें अंग्रेजों की, जब अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था तो जो 1 रुपए का कॉइन अंग्रेजों के टाइम पे चलता था वो सिल्वर का कॉइन था, और उस समय उस सिल्वर की वैल्यू भी 1 रुपए थी। तो सिल्वर जो लगा उस सिल्वर की वैल्यू भी 1 रुपए है और उस पर लिखा भी 1 रुपए है। तो अंग्रेजों के टाइम पे जो 1 रुपए कॉइन सिल्वर का था, तो जो उसकी वैल्यू थी, इट्स वैल्यू एज मनी, मनी के रूप में जो उसकी वैल्यू थी वही उसकी वैल्यू वस्तु के रूप में थी, उसकी वस्तु सिल्वर भी 1 रुपए का है और उसके ऊपर लिखा भी 1 रुपए है, दैट इज कॉमोडिटी मनी। लेकिन इसके बाद ये हटा और सेकंड टाइप ऑफ मनी क्या आ गया, रिप्रेजेंटेटिव मनी, जिसको कभी कभी रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं। अब इसका जन्म कैसे हुआ, मेरी बात समझो बेटा। जब समय बीता तो ट्रांजैक्शंस बढ़ी, लेकिन आपको पता है कि ट्रांजैक्शन तो बढ़ी लेकिन उतनी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर बढ़ नहीं पाया, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर क्या है, एक प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस, और जो कि कैसे लिमिटेड है, अधिक मात्रा में अवेलेबल नहीं है। तो ट्रांजैक्शन बढ़ी और गोल्ड और सिल्वर नहीं बढ़ पाया, तो नीड पड़ी एक अदर टाइप ऑफ करेंसी लाने की। एक तो रीजन ये था, दूसरा एक कॉस्ट, तो एक अदर टाइप ऑफ मनी आया, इसको बोला गया पेपर मनी। तो पेपर मनी का एक कॉस्ट तो ये था कि ट्रांजैक्शन तो बढ़ी लेकिन गोल्ड और सिल्वर नहीं बढ़ पाया, तो पेपर मनी आया। इसका एक कॉज और था कि गोल्ड और कॉइन्स वाले केस में क्या था कि जब हमें कहीं ट्रैवल करना है तो अगर हम अपने बैग में बहुत सारे गोल्ड और कॉइन भर के लेके जाते थे तो एक तो हमारा वेट बहुत होता था, और दूसरा वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन शोर करते थे, बचते थे, तो सामने वाले को चलता था पता कि भाई इसके पास पैसा है और चोरी होने के चांसेस थे। तो हुआ क्या, इस चीज को देखते हुए 19th सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में चाइना में सबसे पहली बार पेपर करेंसी को रिप्रेजेंट किया गया। सबसे पहली बार चाइना में 9th सेंचुरी में पेपर करेंसी को लाया गया, और उसी के बाद वो पेपर करेंसी पूरे वर्ल्ड में फैल गई। बिकॉज एक ट्रेवलर था जिसका नाम आपने कभी सुना हो, मार्को पोलो नाम का व्यक्ति था, और वो जो है एक बार चाइना गया तो उन्होंने चाइना में देखा कि यार यहाँ पे तो पेपर करेंसी है, जबकि पूरे वर्ल्ड में तो कॉइन्स चलते हैं, मेटल चलता है। तो मार्को पोलो ने ही इस बात को पूरे वर्ल्ड में जगह जगह फैलाया, और पूरे वर्ल्ड में जो है पेपर करेंसी का दौर आ गया। तो पेपर करेंसी सबसे पहले 9th सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में चाइना में स्टार्ट हुई थी। अब उस समय पेपर करेंसी क्या थी, तो उस समय पेपर करेंसी एक टाइप का सर्टिफिकेट था। वो सर्टिफिकेट कैसे था, जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मान लो कि मैं जो है यहां रहता हूं, ठीक है, जरा समझना। मान लो कि ये मेरा एरिया में यहाँ पे रहता हूँ। अब मान लो मेरे पास जो है ना 100 कॉइन्स है, मेरे पास क्या है, 100 कॉइन्स है। अब मैं 100 कॉइन्स को ट्रैवल करूंगा, दूर तक लेके जाऊंगा, तो मेरे तो बहुत भारी हो गए, चोरी होने के चांस हो गए, मेरे ऊपर अटैक होने के चांस हो गए। तो चाइना में एक कॉन्सेप्ट को लाया गया। चाइना में अलग अलग एरिया में एक छोटे छोटे बैंक टाइप, उसको बैंक नहीं बोलूंगा, उसको बैंक वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बैंक का इवोल्यूशन, बैंक कैसे आए उसकी भी मुझे आपको पढ़ाना, आगे पढ़ाऊंगा कि बैंक कैसे आए। लेकिन समझो कि चाइना में मान लो छोटे छोटे ऑफिस खोल दिए, छोटे छोटे शॉप खोल दी, जहाँ पे क्या था कि मान लो यहाँ पे शॉप खोल दी। अब क्या करना है, मेरे पास जो 100 कॉइन्स है, मैं 100 कॉइन्स को शॉप के पास जाऊंगा, मैं 100 कॉइन्स को शॉप को दूंगा, और शॉपकीपर क्या करेगा, उन 100 कॉइन्स के बदले मेरे को एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा जिसमें लिखा होगा कि ऐसे ऐसे जो है 100 कॉइन मेरे पास है। अब सॉरी डॉलर लिख दिया मैंने, कि ऐसे ऐसे मान लो 100 कॉइन मेरे पास है, तो मैंने 100 कॉइन इस शॉप को दिए, और उस शॉप ने मेरे को 100 कॉइन का एक प्रूफ दिया, एक सर्टिफिकेट दिया। अब मेरे को जहां भी ट्रैवल करना है वहां पे ट्रैवल करूंगा, और जो मैं ट्रैवल करूंगा, क्या हो रहा है, और जो मैं ट्रैवल करूंगा इस सर्टिफिकेट के साथ ट्रैवल करूंगा। अब मैं जहां पर भी पहुंचा वहां पर भी ऐसी एक शॉप होगी, और वहां पे क्या करूंगा, जो मेरे पास सर्टिफिकेट था ये सेम सर्टिफिकेट मैं इसको दूंगा कि देखो ऐसे मेरे पास 100 कॉइन का सर्टिफिकेट है,
मैं सर्टिफिकेट इसको दूंगा और ये मुझे क्या करेगा, बदले में 100 कॉइन दे देगा। तो इस तरह से पेपर सर्टिफिकेट या पेपर करेंसी स्टार्ट हुई कि मेरे पास जो कॉइन है मैंने एक जगह जमा करवाया, वहां से मैंने 100 कॉइन्स का एक सर्टिफिकेट लिया और ट्रैवलिंग में मैं सर्टिफिकेट लेकर घूमूंगा और जहां पर भी मैं जाऊंगा वहां पर भी एक शॉप होगी, वो सर्टिफिकेट उस शॉप को दूंगा और वो मेरे को 100 कॉइन्स दे देगा। तो 9th सेंचुरी में चाइना में सबसे पहली बार ऐसे पेपर करेंसी की शुरुआत हुई। इसी को बोला गया रिप्रेजेंटेटिव मनी। इसी को अपन लोगों ने क्या बोला, रिप्रेजेंटेटिव मनी, कि ये पेपर एक्चुअल में मनी नहीं है लेकिन ये मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्टिफिकेट एक्चुअल में मनी नहीं है लेकिन ये सर्टिफिकेट मनी को रिप्रेजेंट करता है कि भाई अगर मेरे पास 100 कॉइन का सर्टिफिकेट है तो ये एक तरह से मेरे पास मनी है। अब रिप्रेजेंटेटिव मनी में क्या होता है, जो सर्टिफिकेट है, अब देखो जो 100 कॉइन है बेटा, 100 कॉइन की अपनी वैल्यू देखा जाए, मान लो ये 100 मान लो सिल्वर के कॉइन है बेटा, 100 कॉइन कौन सा सिल्वर कॉइन है, और इस 100 कॉइन के बदले क्या मिल गया, मेरे को एक सर्टिफिकेट मिल गया। अब जरा मुझे बताओ, जो सर्टिफिकेट जिस पेपर का बना, जिस पेपर का ये सर्टिफिकेट बना, इस सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी है, 100 सिल्वर कॉइन के बराबर है। ये सर्टिफिकेट अब नॉर्मल पेपर नहीं है, इससे क्या मिलेंगे, 100 सिल्वर कॉइन। लेकिन जरा खुद सोचो, क्या इस सर्टिफिकेट को बनने में वास्तव में एक्चुअल में कॉस्ट 100 सिल्वर कॉइन आई होगी? नहीं। इस सर्टिफिकेट की कॉमोडिटी वैल्यू, इस सर्टिफिकेट की कॉमोडिटी वैल्यू मतलब इस सर्टिफिकेट को बनने की लागत काफी कम है, जबकि इस सर्टिफिकेट की फेस वैल्यू या मनी वैल्यू काफी ज्यादा है। ओके, इस सर्टिफिकेट पे कितना लिखा है, 100 कॉइन, तो इस सर्टिफिकेट की मनी वैल्यू कि इससे कितना पैसा आएगा, 100 कॉइन, वो काफी ज्यादा है। लेकिन इस सर्टिफिकेट को बनने की जो कॉस्ट है, एक सिंपल कागज का टुकड़ा, उसकी कॉस्ट काफी कम है। तो इस सर्टिफिकेट की कॉमोडिटी वैल्यू काफी कम होती है और उसकी फेस वैल्यू काफी ज्यादा है। तो ऐसा पैसा जिसकी फेस वैल्यू काफी ज्यादा हो, उस पर लिखा काफी ज्यादा अमाउंट है, लेकिन एक्चुअल में वो जिस वस्तु का बना, जिस पेपर का बना, उस पेपर की वैल्यू काफी कम है बेटा। उसी टाइप के मनी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 50 के नोट का, इस पे लिखा तो 50 है, इस पे लिखा तो 50 है, तो उसकी फेस वैल्यू 50 है, इसकी फेस वैल्यू या फिर मनी वैल्यू 50 है, लेकिन वास्तव में इतना सा कागज का टुकड़ा, इस पे छपाई उपाई कर दूं, प्रिंटिंग कर दूं, क्या उसको बनने की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये होगी? नहीं, वो तो काफी कम होगी ना। तो इसकी कॉमोडिटी वैल्यू काफी कम है और इसकी फेस वैल्यू काफी ज्यादा है। इसी प्रकार के मनी को बोला गया रिप्रेजेंटेटिव मनी, क्योंकि ये भले इसकी वैल्यू कम है, कॉस्ट कम है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50 रुपए को। इसे क्या बोलेगा, इसको रिप्रेजेंटेटिव मनी। तो क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव मनी रेफर्स टू द पेपर मनी। ये पेपर मनी होता है या फिर पुराने जमाने में ये एक प्रकार का सर्टिफिकेट भी होता था चाइना के टाइम पे, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू जितने का बना, जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू क्या होती है, इज मच लोअर, काफी कम होती है, एज इट फेस वैल्यू की फेस वैल्यू लिखा है 50, लेकिन वास्तव में उसकी कॉमोडिटी वैल्यू बनने की लागत 50 नहीं है। जहां पर मनी वैल्यू ज्यादा हो, फेस वैल्यू ज्यादा हो, कॉमोडिटी वैल्यू कम हो, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। इट इज एक्सेप्टेड एज मनी एज इट कैन बी कन्वेंटली यूज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन। वही वाला है बात कि इसको मनी के रूप में इसलिए एक्सेप्ट किया गया बिकॉज ट्रांजैक्शन करने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन काफ़ी भारी होते हैं, वो पोर्टेबल नहीं होते, यहाँ से वहाँ ले जाना आसान नहीं है, बट इनको ले जाना आसान था। सच टाइप ऑफ पेपर मनी इज 100% बैक्ड बाय मेटेलिक रिजर्व ऑफ गोल्ड और सिल्वर एंड इज रिडीमेबल एट द ऑफ। अब देखो ये सारी बात क्या बोली है, ये सारी बात क्या बोली है, ये सारी बात मैं आपको पढ़ाऊंगा, लिखा है ना कन्वर्टिबल पेपर, इनकन्वर्टिबल पेपर, तो ये सारी बात जो है अभी पढ़ाऊंगा। इसके लिए ही मैंने यहाँ पे आगे आ गया कि रिप्रेजेंटेटिव मनी जो हम पढ़ रहे हैं ये भी दो टाइप का होता है, रिप्रेजेंटेटिव मनी भी दो टाइप का होता है, तो वही पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेटिव मनी एक होता है कन्वर्टिबल पेपर मनी और एक होता है इनकन्वर्टिबल। तो जो बात यहाँ पे लिखी है बेटा वही बात यहाँ पे लिखी थी, तो ये क्या है मैं इस पे आता हूँ, लेकिन आप पहले ये पढ़ लो कन्वर्टिबल पेपर मनी और इनकन्वर्टिबल पेपर मनी क्या होता है। लेकिन उससे पहले बताओ क्या आपको ये सारा क्लियर है? अगर सारा क्लियर है जल्दी वीडियो पॉज करके उसको नोट करो। चलिए नोट कर लिया। अब भाई साहब आगे बढ़ते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेटिव मनी भी दो होते हैं, कन्वर्टिबल पेपर मनी और इनकन्वर्टिबल पेपर मनी।
पहले समझ लो आसानी के लिए कि कन्वर्टेबल पेपर मनी बच्चों पहले यूज होता था, अब हमारे देश में या कहीं भी कन्वर्टेबल पेपर मनी यूज नहीं होता। तो मैं जो भी बात करूंगा मैं पहले जमाने की बात कर रहा हूं। अभी हमारे देश में इन कन्वर्टेबल पेपर मनी या पूरे वर्ल्ड में इन कन्वर्टेबल पेपर मनी यूज होता है। तो ये वो वाला पैसा है जो आज के ज़माने में है और ये आज के ज़माने में नहीं है, ये मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ। अब ये कन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होता है, तो बेटा वही वाला पेपर मनी कि आप देखो ना, वो पेपर मनी जो गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाए। जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ये बेटा कन्वर्टेबल पेपर मनी का एग्जाम्पल है। देखो ना कि आपने 100 कॉइन जमा करे, आपको क्या मिल गया, आपको 100 कॉइन का एक सर्टिफिकेट मिल गया जिसको बोला गया पेपर मनी। अब जब आप ट्रैवल कर लिए, घूम घाम के आ गए, अब जब आप जिस जगह पे जाओगे आप इस पेपर को वापसी करोगे तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा ना। इट मीन्स जो आपका पेपर है वो वापसी आपके कॉइन्स में कन्वर्ट हो गया ना। पहले आपने कॉइन जमा करा है, आपको क्या मिली, पेपर करेंसी मिली, आपको ये पेपर मिला। फिर आप जहां भी गए अब आपने ये पेपर दिया और वो पैसा वापसी क्या मिल गया आपको, आपके 100 कॉइन मिल गए। तो ऐसा पेपर मनी जो 100%, एक यही लैंग्वेज है, अब मैं मुश्किल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, सुन लो। ऐसा पेपर मनी जो 100% बैक्ड बाय है गोल्ड एंड सिल्वर। 100% बैक्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर का मतलब है कि आप जब पेपर मनी दोगे तो इस पे जितना भी लिखा है आपको 100% सारा का सारा 100% मतलब सारा का सारा गोल्ड और सिल्वर वापसी मिल जाएगा। आपका पेपर मनी गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। दैट इज कन्वर्टेबल पेपर मनी, जो कि पहले के टाइम पे होता था कि इन्हीं सर्टिफिकेट को कन्वर्टेबल पेपर मनी कहते हैं कि भाई सर्टिफिकेट वापसी लो और लाओ हमारा गोल्ड और सिल्वर वापसी दो। तो क्या हुआ, आपका ये पेपर मनी गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट। तो जो भी पेपर मनी आपके ये कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाए कि आपने पेपर दिया और आपको बदले में कॉइन्स मिल गए, दैट इज कन्वर्टेबल पेपर मनी। क्या लिखा है जरा देखो, यहाँ पे लिखा है कन्वर्टेबल पेपर मनी इज द मनी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड एंड सिल्वर ऑन डिमांड। कि कन्वर्टेबल पेपर मनी वो होता है कि जब आपने चाहा, जब डिमांड में जब आपने चाहा, जब आपने मांग करी कि लाओ मेरे को मेरा गोल्ड और सिल्वर दो, और तब आपको मिल जाए कि आप अपना पेपर मनी दो, अपना सर्टिफिकेट दो और गोल्ड और सिल्वर ले लो। दैट इज कन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी इज नॉर्मली बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर रिजर्व। बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर रिजर्व मतलब क्या होता है कि आपका जो भी गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व था बैंकों के पास वो आपको वापसी मिल जाएगा। आपने पेपर दिया, सर्टिफिकेट दिया और आपको आपका 100% गोल्ड और सिल्वर सारा का सारा मिल जाएगा। इस लाइन का मतलब वही है, इसीलिए इसको मतलब क्या वो गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट हो सकता है। दैट्स व्हाई क्या बोला गया, कन्वर्टेबल पेपर मनी। लेकिन आज की डेट में ये जो 50 का नोट है, क्या ये गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा? भैया कन्वर्ट हो जाएगा मतलब इससे खरीद सकते हो। देखो आप बोलोगे भैया हाँ हो जाएगा, जाओ शॉप पे खरीद लो। अरे बेटा आप इससे खरीद सकते हो, लेकिन क्या इस पर यह बात कहीं भी लिखी है कि 50 रुपए इतने गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं लिखी है ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने एग्जाम्पल बना रखा है। देखो ये अमेरिका का नोट है, ठीक है, अमेरिका का ये नोट है, जो कि ये नोट नहीं है, ये एक प्रकार का बच्चों कन्वर्टेबल मनी होगी। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है 1 सिल्वर डॉलर। एक्चुअल में ये एक क्या लिखा है यहाँ पे, $1। एक्चुअल में ये $1 का नोट है, लेकिन नोट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 1 सिल्वर डॉलर या 1 सिल्वर कॉइन। इसका मतलब ये है आप $1 पे करोगे तो उसके बदले आपको 1 सिल्वर डॉलर या 1 सिल्वर कॉइन मिल जाएगा। कहाँ? ऑन डिमांड। यहाँ पे लिखा है ऑन डिमांड कि आप जब भी आप डिमांड करोगे बियरर मतलब क्या, जिसके पास पैसा है, तो बियरर जब भी डिमांड करेगा उसको $1 के बदले 1 सिल्वर डॉलर या 1 सिल्वर कॉइन मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल का नोट नहीं है, ये उस टाइम का कन्वर्टेबल मनी है, जिसका मतलब ये है कि आप अपना पैसा दो और हमारे पास से गोल्ड या सिल्वर ले जाओ। ये अब नोट यूज नहीं होता, ये उस टाइम पे नोट यूज होता था। तो ये अमेरिका का डॉलर है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सिल्वर सर्टिफिकेट, कि ये एक प्रकार का सर्टिफिकेट है, एक प्रकार का पेपर मनी है, साफ साफ लिखा हुआ है क्या, सिल्वर सर्टिफिकेट। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और देखो, एक एग्जाम्पल देता हूँ और ये भी अमेरिका का, यूएस का है, ठीक है, और ये $1000 का सर्टिफिकेट है। ये बच्चों क्या है, ये है $1000 का सर्टिफिकेट है, जहां पे क्या लिखा है इन गोल्ड कॉइन, कि $1000 के बदले एक गोल्ड कॉइन मिलेगा। तो ये वो सर्टिफिकेट जो शो करता है कि आप, ये वो सर्टिफिकेट है कि किसी इंसान ने बैंक को एक गोल्ड कॉइन दिया तो उसके बदले उसको $1000 का ये सर्टिफिकेट मिला, जिसको वही लिखा है अगेन, पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड, कि जब भी हमारा बियरर जिसके पास सर्टिफिकेट है वो डिमांड करेगा उसको एक गोल्ड कॉइन मिल जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, एक प्रकार के बच्चों ये भी क्या है, सर्टिफिकेट लिखा है, दिस सर्टिफाइज दैट। तो ये भी एक प्रकार का बच्चों क्या है, ये है सर्टिफिकेट। तो ये वो सर्टिफिकेट है, इनको बोलते हैं कन्वर्टिबल पेपर, यानी क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबल मनी या कन्वर्टिबल पेपर। ये वो सर्टिफिकेट है, ये वो पैसा है कि जो आपने जमा कराया और उसके बदले जो कॉइन्स या गोल्ड आपने जमा करवाए और उसके बदले आपको इस प्रकार के सर्टिफिकेट मिला। ठीक है, समझ में आपको आ गया। चलिए बेटा, गली में थोड़ा शोर हो रहा है बिकॉज आज गणेश विसर्जन है, तो थोड़ा सुनने का ट्राई करना, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी वीडियो यहीं पे रुक जाए, यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो ये हमारा क्या था जी, ये हमारा है बच्चों कन्वर्टिबल पेपर मनी। मैंने क्या बोला, कन्वर्टिबल पेपर मनी। तो कन्वर्टिबल पेपर मनी समझ में आ गया कि भैया आप पैसा दोगे, आपको बदले में गोल्ड और सिल्वर कॉइन मिल जाएगा। लेकिन सुनो, अब जो हमारे देश में नोट चलता है वो इस प्रकार का नोट है। यहाँ पे बस ये लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। बस यहाँ पे प्रॉमिस किया पे करने का, कि यहाँ पे कहीं भी लिखा कि क्या पे करना है, कि यहाँ पे लिखा कि 100 रुपए के नोट के बदले एक सिल्वर कॉइन देना है, एक गोल्ड कॉइन नहीं लिखा ना, इट मीन्स ये इनकन्वर्टिबल पेपर मनी है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया कि आपको 100 रुपए के बदले क्या पे करना है, क्या गोल्ड कॉइन, क्या सिल्वर कॉइन, नहीं। तो इन्हें क्या बोला गया, इनको बोला गया इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। बेटा क्या बोला इनको, इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। ठीक है, तो जरा देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। तो इनवर्टिबल पेपर मनी बच्चों वो मनी होता है जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते गोल्ड और सिल्वर में, इसी को हम लोग फिएट मनी भी कहते हैं। ये जो मनी होता है ये गवर्नमेंट के कमांड पर सरकार द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन अगेन बोलते हैं इस इनकन्वर्टिबल पेपर मनी के पीछे गोल्ड या सिल्वर नहीं होता, मतलब इसके बदले आपको गोल्ड या सिल्वर नहीं मिलेगा। ये बस सरकार ने, आरबीआई ने जारी कर दिया, ऐसा नहीं था कि आपने सरकार को गोल्ड या सिल्वर दिया हो ये तब जारी किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सरकार ने जारी कर दिया, इनके पीछे गोल्ड या सिल्वर रिजर्व का कोई हाथ नहीं है, और ना ही इन नोट के बदले आपको गोल्ड या सिल्वर मिलेगा, इसलिए इसको गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि 1 रुपये, 2 रुपये, पर जितने भी देश में नोट हैं ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, इनकन्वर्टिबल पेपर मनी, इनके बदले गोल्ड या फिर सिल्वर नहीं मिलेगा। आप देखो, अब कभी नोट करोगे, नोट पे जो दिखाया आप लोगों को, यहाँ पर क्या होता है, बस नोट पे ये लिखा होता है प्रॉमिस टू पे। बस नोट पे क्या लिखा है, बस नोट पे लिखा है प्रॉमिस टू पे। ठीक है, प्रॉमिस टू पे लिखा होता है। अब क्या पे करना है, ठीक है, प्रॉमिस टू पे समथिंग एल्स, कि क्या पे करना है वो ही लिखा, बस 100 रुपए का सामान पे करना है, गोल्ड सिल्वर वो सब नहीं लिखा। तो इट मीन्स ये इनकन्वर्टेबल पेपर मनी है, इनके बदले गोल्ड सिल्वर नहीं मिलेगा, बस आपको पैसा मिल रहा है, इसके 100 रुपए की अपनी वैल्यू है, बट इसके बदले गोल्ड या सिल्वर आपको नहीं मिलेगा। अगर बात करें करंट यूसेज की, तो आज के दिनों में कन्वर्टेबल पेपर मनी इज नॉट इन यूज, मतलब ये वाला जिनके बदले गोल्ड या सिल्वर मिलता है, आज के डे में इनका यूज नहीं होता। आज के डे में ऑलमोस्ट सभी कंट्री में इन कन्वर्टेबल पेपर मनी का ही यूज होता है। तो होपफुली मनी के जो टाइप थे, लीगल टेंडर मनी, ऑप्शनल मनी, कम्युनिटी मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, कन्वर्टेबल मनी, इन कन्वर्टेबल पेपर मनी, ये सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा नॉइज भी हो रहा है, मैं वीडियो को और कंटिन्यू नहीं कर सकता। आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट लेक्चर में मनी एंड बैंकिंग के थोड़े अब एडवांस लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।